हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पिंक। आज के इस वीडियो के अंदर इन्वर्टर एसी का जो आउटडोर पीसीबी होता है, इन्वर्टर एसी के अंदर कैसे दो मोटर जो होता है आउटडोर में 3 फेज मोटर होता है, तो उसको कैसे ये सर्किट ड्राइव करता है, इस सर्किट के बारे में पूरा जानेंगे। ये एक इन्वर्टर पीसीबी है, इन्वर्टर एसी का पीसीबी है आउटडोर यूनिट का। तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या खराबी आता है, उसके बारे में एक ओवरव्यू, इस बोर्ड के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। कहाँ पे कितना वोल्टेज होता है और कौन सा क्या का पार्ट्स चेक करना है। एक इस बोर्ड में एक फॉल्ट है जो कि है इसका जो आउटडोर फैन है वो चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है। उसका रिपेयरिंग का भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में पूरे कंपोनेंट क्या क्या होता है, कैसे चेक करना होता है, सभी कुछ बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इस पे देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट है, उसके बाद हम इस पे पीसीबी के बारे में पूरा जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, 230 वोल्ट यहाँ पे इनपुट होता है। यहाँ पे 3 कनेक्शन होता है, अर्थिंग का एक चौथा कनेक्शन होता है, वो तो होता ही है, अर्थिंग कॉमन होता है। यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे लाइन इनपुट होता है, यहाँ पे न्यूट्रल इनपुट होता है, एसी वाला कम्युनिकेशन होता है इंडोर पीसीबी के साथ आउटडोर पीसीबी में। तो ये हिताची का 1.5 टन का एसी का पीसीबी है। इसके अंदर आईपीएम मॉड्यूल, टेक्निकली बोले तो इसको बोलते हैं 3 फेज इन्वर्टर। 3 फेज इन्वर्टर है इसके अंदर। ये भी एक 3 फेज इन्वर्टर बना हुआ है आईजीबीटी का यूज़ करके, और इसका ड्राइव, इसके सभी माइक्रो कंट्रोलर सभी के बारे में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 230 वोल्ट यहाँ पे आता है जब एसी ऑन होता है। इंडोर पीसीबी से यहाँ पे वोल्टेज आता है 230 वोल्ट, और यहाँ पे कम्युनिकेशन लाइन एनेबल होता है, कम्युनिकेशन लाइन एनेबल होता है। उसके बाद पावर यहाँ पे ये देखिए ब्लैक और रेड यहाँ पे 230 वोल्ट आता है, और ये वाइट वाला कम्युनिकेशन लाइन यहाँ पे आता है, और ये तो अर्थिंग है। और यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्ट होता है जिसको रिएक्टर बोलते हैं। ये पावर फैक्टर करेक्शन या इम्प्रूव के लिए काम में आता है, उसके लिए यहाँ पे एक सर्किट भी बना हुआ होता है। इसके मतलब सप्लाई 230 वोल्ट एसी सप्लाई के सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया जाता है हाई वैल्यू का, जिससे कि करंट स्मूथ रहे, हार्मोनिक्स कम क्रिएट हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस पे जब कोई लोड चलता है तो सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा हार्मोनिक क्रिएट करता है। तो मैं इसका पैनल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद इस पर डिटेल में देखेंगे। देखिए इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 230 वोल्ट इनपुट हुआ है। 230 वोल्ट इनपुट होने के बाद यहाँ पे जो एसी फिल्टरेशन होता है, कैपेसिटर, वेरिएस्टर सब कुछ लगा हुआ है, जनरेटर जो भी होता है, फ्यूज 25 एम्पियर का सीरीज में, यहाँ पे लाइन इंडक्टर, कैपेसिटर, इस जो पोर्शन है एसी फिल्टरेशन है। इसके बाद ये एसी न्यूट्रल जो है डायरेक्टली यहाँ पे बीज रेक्टिफायर पे यहाँ पे गया है, 2 बीज रेक्टिफायर पे दिया गया है यहाँ पे एसी पॉइंट में। और यहाँ पे लाइन जो है एक रिएक्टर या बोल सकते हैं जिसको इंडक्टर कहते हैं, रिएक्टर इंडक्टर एक ही चीज़ है। एक हाई वैल्यू का इंडक्टर से होकर के ये सप्लाई दोनों बीज रेक्टिफायर पे गया है, जिससे क्या होगा, ये एसी करंट का मैंने बोला था जो वेव साइन वेव था, वो साइन वेव एज इट इज़ रहेगा, उस पर डिस्टॉर्शन कम आएगा, हार्मोनिक कम क्रिएट होगा, उससे पावर फैक्टर भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा। ये जो सेमीकंडक्टर बीज रेक्टिफायर, यहाँ पे जो आईपीएम मॉड्यूल, यहाँ पे जो इन्वर्टर सेक्शन होता है, सेमीकंडक्टर से बहुत ज़्यादा हार्मोनिक क्रिएट होता है। हार्मोनिक बोले तो जो फंडामेंटल सिग्नल होता है साइन वेव, मतलब साइन वेव का जो ओरिजिनल वेव फॉर्म होता है उस पर डिस्टॉर्शन आ जाता है, साइन वेव डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब प्योरली साइन वेव इस तरीके से नहीं रहता है। उस पर ये जहाँ जहाँ पे ये लोड ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा सा डिप आ जाएगा। तो डिस्प्ले पे मैं पिक्चर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ये 2 सप्लाई, यहाँ पे डीसी बनने के बाद यहाँ पे 2 कैपेसिटर यूज़ किया गया है, बड़ा बड़ा जो है आपका 750 वोल्ट 500 माइक्रोफैराड। इस बोर्ड में 2 कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, जिससे कि 500 वोल्ट 750 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का टोटल कैपेसिटेंस बनता है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे ये डीसी 300 वोल्ट 230 वोल्ट आ रहा है, और जब ये डीसी बनता है तब ये √2 टाइम से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि उतना अगर ज़्यादा लोड नहीं रहेगा तो जो इसका मैक्सिमम साइन वेव का पीक वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है, आरएमएस में नॉर्मली 230 होता है, उसका पीक वोल्टेज मैक्सिमम जो वोल्टेज साइन वेव के पीक में पहुंचता है वो √2 टाइम होता है। तो 230 इंटू √2 अराउंड 310 के आसपास आएगा। तो वही 310 वोल्ट डीसी यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे लोड बहुत कम होता है तो वोल्टेज उतना ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन अच्छा खासा लोड होगा तो आरएमएस वोल्टेज के आसपास ही आ जाएगा।
आरएमएस वोल्टेज का डेफिनेशन ही यही है, मतलब एसी का ऐसा वोल्टेज जो डीसी के उस सेम वोल्टेज के पावर डिलीवर करे। मतलब एक रेजिस्टेंस है जिस पे आपने 220 वोल्ट डीसी लगाया, तो जितना पावर वो डिसिपेट कर रहा है, सपोज 200 वाट डिसिपेट कर रहा है, तो एसी का कितना वोल्ट देने पे वहाँ पे 200 वाट डिसिपेट करेगा। तो उस वोल्टेज को एसी के उस वोल्टेज का आरएमएस कहा जाता है। जैसे कि 200 वाट के लिए रेजिस्टेंस पे 220 वोल्ट दिया तो 200 वाट निकल रहा है, तो वही वहाँ पे एसी आपको 300 वोल्ट देना पड़ रहा है, तो 300 वोल्ट पीक है, उसका आरएमएस वैल्यू 220 है, क्योंकि सेम पावर आउटपुट दे रहा है लेकिन इसका वोल्टेज ज़्यादा है, क्योंकि वो साइन वेव है, हर वक्त उसका वोल्टेज सेम नहीं रहता है, इसलिए ऐसा होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे डीसी बन रहा है। वो डीसी यहाँ पे एक तो जा रहा है मेन हमारा कंप्रेसर, जो हेवी लोड है 3 फेज मोटर जो होता है हमारा यहाँ पे कंप्रेसर, उस पे जा रहा है यूवीडब्ल्यू। ये लोड पे यूवीडब्ल्यू लिखा होता है, सोर्स पे आरवाईबी लिखा होता है। 3 फेज यहाँ पे डीसी या पीडब्ल्यूएम जो है, पीडब्ल्यूबी आपका आईपीएम मॉड्यूल, मतलब ये 3 फेज इन्वर्टर है जो कि आईजीबीटी से बना हुआ हो सकता है, बीजेटी ट्रांजिस्टर या आपका मॉसफेट से बना होता है। हेवी लोड पे आईजीबीटी यूज़ किया जाता है, मतलब हाई वोल्टेज हेवी लोड पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सप्लाई आ रहा है 3 फेज बन के, ये मोटर ड्राइव कर रहा है, और यहाँ पे भी ये जो सप्लाई डीसी सप्लाई बन रहा है उस पर 2 एम्पियर के फ्यूज लगा के यहाँ पे, और छोटा मोटर जो होता है आउटडोर फैन होता है वो भी 3 फेज का होता है। 3 फेज का मोटर इसलिए यूज़ किया जाता है सभी एसी में, क्योंकि 3 फेज में हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करके मोटर का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो एसी का पावर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोलिंग ईजी हो जाएगा। तो पहले के जो एसी था उसमें क्या होता था, मोटर को ऑन करना पड़ता था या ऑफ करना पड़ता था, इसलिए बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होता था, कंटिन्यूअस आपका कूलिंग नहीं हो पाता था, मतलब इनएफिशिएंट वे था। लेकिन ये क्या होगा, जितना कूलिंग आपको चाहिए उतना स्पीड में फैन घूमेगा या कंप्रेसर घूमेगा। यही है ये नया टेक्नोलॉजी जो है इन्वर्टर पीसीबी, मतलब इन्वर्टर एसी। और इसमें लो वोल्टेज आने पर भी ये काफ़ी हद तक मोटर को ड्राइव कर लेगा, क्योंकि इस पे जो डीसी बन रहा है उसका पीडब्ल्यूएम ये कंट्रोल करके इसका वोल्टेज आउटपुट में कंट्रोल कर सकता है। नॉर्मली मतलब फुल वोल्टेज पे ये अगर ना ऑपरेट करता है, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा भी होगा तो भी ये चल जाएगा, मतलब वोल्टेज प्लस माइनस थोड़ा होगा तो चल जाएगा। ये एसएमपीएस आप जानते होंगे, एसएमपीएस टाइप का ही है। तो यहाँ पे इसके बाद ये जो सप्लाई आ रहा है डीसी, ये छोटा मोटर चलाने के लिए, और उसी 2 एम्पियर के साथ 300 वोल्ट डीसी जब इधर आता है तो ये पावर सप्लाई सर्किट में जाता है। ये सभी चीज़ मैं पीसीबी में बताऊंगा, यहाँ पे सर्किट में समझ लीजिए तो आपको मतलब एकदम देखने से ही पता चल जाएगा। अच्छा ये बता रहा था मैं। तो देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई एक बना हुआ है, ये पावर सप्लाई का काम है। यहाँ पे जो है, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है मेन, और ड्राइवर आईसी जो है उसका पावर सप्लाई 12 वोल्ट 5 वोल्ट ये सब वोल्टेज ये इसमें छोटा बनाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो मेन एसी सप्लाई है उससे, और एक जो है यहाँ पे बिजली रेक्टिफायर लिया गया है, और यहाँ पे एक जो है रिले हो सकता है, इस सर्किट में नहीं है, और एक आईजीबीटी का यूज़ करके क्या करता है यहाँ पे मैं आपको पीसीबी में दिखाता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर सेंसर वेंसर सब लगा हुआ होता है, और यहाँ पे और वैसा कुछ है नहीं। और इंडिकेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप फोटो भी खींच सकते हैं, हिताची कंपनी का है ये। अगर जो है जो एलईडी है एक बार ब्लिंक करता है तो एयर प्यूरीफायर, ऑपरेशन, रीसेट, स्टॉप, यहाँ पे सभी इंडिकेशन दिया है। 2 टाइम ब्लिंक करता है तो पिक, करंट, कट, 3 टाइम एबनॉर्मल, ऑन, स्पीड, रोटेशन, इस तरीके से सभी देख सकते हैं। जितना भी आपका एरर है यहाँ पे दिया गया है। तो जो टेक्नीशियन हमारा एसी रिपेयर करने जाता है वो इन एलईडी का ब्लिंकिंग देख कर ही पता करके लाते हैं जो क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे अगर 15 टाइम ब्लिंक कर रहा है, आउटडोर सर्किट डिफेक्टेड, ऐसा वो देख के ले आते हैं। तो इससे देख के आप पता चल जाएगा कि इंडोर में प्रॉब्लम है या आउटडोर में। तो चलिए हम इसका पीसीबी पे देख लेते हैं, डायग्राम को देख लिया। तो ये रहा हमारा पीसीबी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आप रिपेयर करने से पहले पूरा पीसीबी के बारे में थोड़ा जान लें। अगर आपको इस तरीके का वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था 230 वोल्ट पहले यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वाइट वाला तो कम्युनिकेशन, इसको छोड़ दीजिए। और 25 एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ होता है, ये इसलिए ये लाइन और न्यूट्रल का वायर मोटा होगा और कम्युनिकेशन का थोड़ा पतला होगा। तो देखिए ये न्यूट्रल और लाइन यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद देखिए ये लाइन जो है, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर का यूज़ करता हूँ जिससे कि आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे फ्यूज पे आया है। ये देखिए फ्यूज पे यहाँ पे आया हुआ है। और न्यूट्रल जो है
पीसीबी को थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर क्या है आपको देखने की इच्छा हो रही होगी, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं है, रेक्टिफायर जितने भी हीट होता है एलिमेंट, ब्रिज रेक्टिफायर, मॉसफेट, आईजीबीटी सभी इसके अंदर कूलिंग के लिए लगाया हुआ होता है। इसका नट मैंने खोल कर रखा है, जस्ट 2 खोल लेता हूँ तो आपको दिख जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो आपके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बोर्ड है, क्योंकि इसके अंदर 3 फेज इन्वर्टर का यूज़ किया गया है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें। तो देखिए ये दोनों नट मैंने ओपन कर लिया। आपके पास अगर CRO होगा मतलब ऑसिलोस्कोप, तो उससे आप और भी अच्छे तरीके से वेव फ्रंट को मेजर करके देख सकते हैं। इस पर नॉर्मली 120 डिग्री कॉन्डक्शन इन्वर्टर मोड ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि 180 डिग्री तो उस पर शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। 120 डिग्री यूज़ किया जाता है, 120 डिग्री कॉन्डक्शन मोड। तो देखिए अब तो यहाँ पे जो है 2 ब्रिज रेक्टिफायर है। इसका इनपुट सप्लाई देखिए, ये AC पॉइंट लिखा हुआ है, ये AC, यहाँ पे भी AC, यहाँ पे भी AC, ये सभी कॉमन होता है। देखिए दोनों का इनपुट सप्लाई कॉमन आता है, डायग्राम में मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, यहाँ पे न्यूट्रल जो है, दोनों पे न्यूट्रल आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों पे न्यूट्रल आ रहा है, देखिए आ रहा है। और लाइन जो है, लाइन नहीं आएगा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज में इंडक्टर होता है, तो आप टेस्टिंग के टाइम इंडक्टर को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इंडक्टर से होकर इधर आता है उस पर चेक कर लेते हैं कि लाइन आ रहा है कि नहीं। ये वाला नहीं है, ये वाला है। ये पे देखिए लाइन आ रहा है इंडक्टर से, इसका मतलब इस पोर्शन में सही है। क्योंकि इस बोर्ड का जो प्रॉब्लम था उन्होंने बताया था कि जो है इसका ये वाला इन्वर्टर काम कर रहा है, मतलब आउटडोर फैन काम कर रहा है, ये वाला बड़ा इन्वर्टर कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका रिपेयरिंग वीडियो आएगा अलग से। ये वीडियो तो जस्ट सब कुछ देखने के लिए क्या क्या होता है इसमें। तो इसके बाद देखिए ये जो है मोटर जो कंप्रेसर है उसका आउटपुट है, ये 3 फेज DC से, ये जो DC है इससे DC बनने के बाद 3 फेज यहाँ पे 6 मॉसफेट लगता है 3 फेज इन्वर्टर बनाने के लिए। उस पर जो 3 फेज आउटपुट हो रहा है, इस कनेक्टर से आउटपुट हो रहा है, UVW या RYB कुछ भी आप कह लें, तीनों फेज आउटपुट हो रहा है। और यहाँ पे छोटा मोटर जो है उसका भी 3 फेज आउटपुट हो रहा है, RYB। तो यहाँ पे एक सेक्शन देख लेते हैं क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 230 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे जो फिल्टरेशन है, ये अगर कोई हाई वोल्टेज आने पर या खराब होने पर, शॉर्ट होने पर AC फ्यूज को उड़ा देगा। तो फिल्टरेशन आप चेक कर लीजिए, पूरा फिल्टरेशन सेक्शन है। ये एक PT है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो ये यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट AC को यहाँ पे स्टेप डाउन करके मेजर करता है माइक्रो कंट्रोलर। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। लाइन इंडक्टर है जो मैंने डायग्राम में बताया था। ये सभी फिल्टरेशन सेक्शन है। उसके बाद ये जो फिल्टरेशन सप्लाई बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये सप्लाई बनने के बाद यहाँ पे आता है, ये जो 2 वायर देख रहे हैं, ये जंपर वायर है, ये 230 वोल्ट को इधर से इस PCB में लाने के लिए। ये येलो वाला और ब्लू वाला, ये ब्लू वाले वायर में एक सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ था, ये रिएक्टर, और येलो वाला डायरेक्ट आता है। येलो वाला न्यूट्रल है और ये व्हाइट और ब्लू जो वायर है ये हमारा लाइन है। तो ये दोनों सप्लाई यहाँ पे आ गया, लाइन और न्यूट्रल। तो सबसे पहले अगर आपका बोर्ड शॉर्ट दिखा रहा है तो आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव पे चेक करना पड़ेगा कि यह शॉर्ट है कि नहीं। देखिए ये शॉर्ट नहीं है, ये नॉर्मल रीडिंग दे रहा है। देखिए अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो आउटपुट है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव। या कैपेसिटर के 2 पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, सेम ही है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रीडिंग है। फॉरवर्ड वाइस पे 300 के ऊपर और रिवर्स वाइस पे भी हाई वैल्यू, तो ठीक ही है। नॉर्मली ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे 2 सेक्शन मैंने बताया था, जो कि है ये एक ब्रिज रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर। ये कंप्रेसर मतलब जो DC बनता है ये यहाँ पे स्टोर होता है, जिससे कि हमारा कंप्रेसर और कूलर फैन चलता है। और एक जो ब्रिज रेक्टिफायर है उससे क्या होता है, एक IGBT के थ्रू और जो इस सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ है उस पर पावर फैक्टर करेक्शन होता है। मतलब उस पर स्विचिंग करके जो इंडक्टर है उसे करंट का वेव फॉर्म, मतलब जो मैंने बोला था इस पे करंट का मतलब वेव फॉर्म डिस्टॉर्ट नहीं होता है, हार्मोनिक्स ठीक रहता है, पावर फैक्टर भी ठीक रहता है। तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर देखेंगे ये अगर प्लस माइनस शॉर्ट बोल रहा है तो ये जो है आपका IGBT शॉर्ट हो जाता है। तो इसको निकाल के इसके अंदर इंटरनल डायोड होता है वो ख़राब हो जाता है, तो इसको निकाल के आप चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। और ये अगर ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो जाता है तो इससे क्या होता है, ये जो है शॉर्ट हो जाने के कारण इसका सप्लाई भी शॉर्ट हो सकता है। इसका सप्लाई पूरा टोटल इसका बोर्ड का सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा अगर ये शॉर्ट हो जाए। क्योंकि इससे जो DC बनता है वो DC से ये चलता है, ये वाला कंप्रेसर चलता है, ये वाला कूलर फैन चलता है, ये वाला SMPS जो है इससे ही चलता है।
तो मैं आपको बताया था जो पहले, उसको चेक करके दिखाता हूँ। जो नेगेटिव है सभी नेगेटिव कॉमन है, जो पॉजिटिव है यहाँ पे 2 एम्पियर का जो डीसी पे 200-300 रुपये में फ्यूज़ लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये फ्यूज़ है वो। और उसके बाद देखिए ये वाला सप्लाई है 2 पे जा गया है। एक तो देखिए ये वाला छोटा कूलर फैन का जो सप्लाई होता है, कूलर फैन में 300 वोल्ट डीसी गया है। नेगेटिव तो कॉमन है सब पे, पॉजिटिव डीसी गया है जिससे कि कूलर फैन हमारा चलता है। और यहाँ पे से और एग्जांपल लेकर के यहाँ पे एसएमपीएस पे गया है। ये एसएमपीएस जो है देखिए ये ऑसिलेटर आईसी एक बना हुआ है। नॉर्मल जो एसएमपीएस है उस तरीके से ही है। ये जो है ऑप्टो कपलर, ये यहाँ पे जो है वोल्टेज कंट्रोलर आईसी जो है, और यहाँ पे एसएमपीएस सर्किट बना हुआ है। तो देखिए ये वाला सर्किट है, इस सप्लाई से चल रहा है, इस फ्यूज़ के थ्रू, इस फ्यूज़ के थ्रू। ये फ्यूज़ अगर उड़ जाए तो इस सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाए तो ये फ्यूज़ उड़ सकता है। ये सब, ये मोटर का अगर यहाँ पे ब्रिज शॉर्ट हो जाए कोई भी आईजीबीटी तो भी उड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको अगर सभी नहीं, बोर्ड चालू नहीं हो रहा है, सभी शॉर्टिंग नहीं है, तो शॉर्टिंग होना तो आपको कंपोनेंट कौन सा शॉर्ट है आपको चेक कर लेना है। हर कंपोनेंट का इस तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कंपोनेंट चेक कर लेना है इस तरीके से। कोई भी पिन पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा जानकारी होगा तो आप जो बेस कलेक्टर एमीटर है उस पर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वायर्स होगा तो फॉरवर्ड वायर्स पे थोड़ा कम रेजिस्टेंस दिखाएगा, और रिवर्स वायर्स पे ओपन सर्किट मतलब हाई रेजिस्टेंस दिखाएगा। और यहाँ पे आपका ये आईजीबीटी है तो इसका ये जो है गेट होता है 1 नंबर, इसका 1 नंबर गेट है। 1 नंबर गेट के साथ 2 और 3 पे कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा, और 2 और 3 पे रीडिंग आएगा। तो सभी का चेक करने का प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली कोई भी पिन पे शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तो उसके बाद ये भी सेम है चेक करने का। तो अगर आपका पावर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी पहुँच रहा है कि नहीं वो चेक कर लेना है। यहाँ पे यह कैपेसिटर जो है ये भी आपको 25 वोल्ट का ही है। ये जो 300 वोल्ट डीसी यहाँ पे आना है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे इधर देखिए +16 वोल्ट, +12 वोल्ट, +5 वोल्ट, +6.5 वोल्ट, ये सभी वोल्टेज इस एमपीएस से बन रहा है कि नहीं। उसके बाद ये माइक्रो कंट्रोलर ऑन होगा, उससे बाद ही इंडोर पीसीबी से कम्युनिकेशन होने के बाद आउटपुट देगा। तो ये सभी वोल्टेज आपने चेक कर लिया। उसके बाद इसका अगर कूलिंग फैन नहीं चल रहा है तो इसका पीसीबी में इतना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में भी आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं एसी के रेंज में, और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं इसका जो आउटपुट है इस पे भी एसी वोल्टेज के रेंज पे आपके पास अगर ऑसिलोस्कोप होता है उस पर आपको प्रॉपर 3 फेज वेवफॉर्म दिखेगा। ये 120 डिग्री कॉन्डक्शन मोड में होता है। 120 डिग्री कॉन्डक्शन मोड का एक डायग्राम में डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूँ, मतलब किस तरीके से किस सीक्वेंस में ये ट्रांजिस्टर आईजीबीटी मतलब स्विच ऑन होता है। यहाँ पे जो सप्लाई कैसे बना हुआ है देखिए, इधर का जो है नेगेटिव सप्लाई, ये जो नेगेटिव सप्लाई है इधर नेगेटिव सप्लाई कॉमन किया गया है, या पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए मतलब ये जो है नेगेटिव ब्रिज है, मतलब नेगेटिव साइड का सभी आईजीबीटी है, पॉजिटिव साइड का आईजीबीटी है। तो यहाँ पे एक फेज आउट हो रहा है, यहाँ पे फेज आउट हो रहा है, यहाँ पे फेज आउट हो रहा है। तो जहाँ पे जो फेज पहले चाहिए उसको पहले ऑन करते हैं। अगर पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव। 3 फेज क्रिएट किया जाता है 3 फेज इन्वर्टर में। आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि 3 फेज इन्वर्टर कैसे काम करता है तो उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको क्या क्या चेक करना है। अगर पीसीबी डेड है, कोई पावर नहीं आ रहा है, एलईडी नहीं ब्लिंक कर रहा है, ये एसएमपीएस को चेक कीजिए, इस पर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, ये माइक्रो कंट्रोलर हीट हो रहा है कि नहीं, ये भी काफ़ी टाइम शॉर्ट हो जाता है। नॉर्मली ये माइक्रो कंट्रोलर खराब नहीं होता है, ज़्यादातर ये आईजीबीटी खराब हो जाता है, ज़्यादातर ये चेंज करने से आपको रिपेयर हो जाता है। या यहाँ पे जो है ब्रिज भी शॉर्ट हो जाता है काफ़ी टाइम, और कैपेसिटर भी लीक हो जाता है, उसको भी चेक करना है, और आईजीबीटी भी वीक हो जाता है। तो इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ये इंडोर पीसीबी का जो है, आउटडोर पीसीबी में जो आउटडोर फैन होता है, कूलिंग फैन, वो काम कर रहा था लेकिन कंप्रेसर काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर जो है, इसका नंबर आपको डिस्प्ले पे मैं दिखा देता हूँ, इसका कौन सा यहाँ पे आईजीबीटी लगा हुआ है। यहाँ पे जो आईजीबीटी लगा हुआ है RGT30TM65D ये वाला लगा हुआ है। इसका 1 नंबर देखिए गेट है, और 2 नंबर 3 नंबर आपका कलेक्टर एमीटर है। ये आईजीबीटी का 3 पिन होता है, गेट, कलेक्टर, एमीटर। तो गेट के साथ 2 और 3 का कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, और 3 से लेकर 2 तक एक डायोड लगा हुआ है। तो फॉरवर्ड वायर्स में 3 से लेकर 2 तक एक आपका रीडिंग आना चाहिए। और ये आईजीबीटी जो है 650 वोल्ट का है, 8 एम्पियर का है, और पीडी जो है 3208 का है। तो इस तरीके से आप डाटा शीट निकाल के सभी कंपोनेंट के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसका 1 नंबर पिन जो है ये इधर से 1 नंबर पिन स्टार्ट हुआ है, उल्टा लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा भी उल्टा हुआ है। ये बेस है। तो देखिए ये बेस के साथ
कोई भी पिन का रीडिंग नहीं आना चाहिए। देखिए कोई भी पिन का रीडिंग नहीं आ रहा है, सॉरी बेस नहीं, गेट के साथ। ठीक है, ये जो गेट सर्किट है उससे थोड़ा सा रीडिंग आ सकता है। नॉर्मली कोई खोल कर देखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन इस पे देखिए, ये देखिए गेट के साथ बीप आ रहा है। ये देखिए गेट के साथ बीप आ रहा है। इसका मतलब ये जो IGBT है शॉर्ट है, इसके कारण ही पूरा सर्किट यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे पॉजिटिव लाइन जो है डायरेक्टली आउटपुट के साथ, ये R फेज के साथ आउटपुट में डायरेक्टली हर वक्त कनेक्ट होकर रह गया है। तो इसको ही हम चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इसका भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा चेंज करने का। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू देने की कोशिश किया है कि एक इन्वर्टर PCB के अंदर क्या क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।